हेलो एवरीवन। हम आज बात करेंगे मुग़ल प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में कि मुग़ल काल में प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं थी और कौन कौन उनके प्रमुख अधिकारी रहे थे। तो मुग़ल शासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीय व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुग़ल प्रशासन भारतीय तथा गैर भारतीय तत्वों का मिश्रण थी। दूसरे शब्दों में कहे तो यह भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी और फारसी पद्धति थी जिसे अपनाया गया था भारत की भूमि पर। मुगलकालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा सूबेदार और दीवान के बीच हुआ था, जो कि मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली थी। राजस्व प्रणाली दो पद्धतियाँ आती थी, एक तो अति प्राचीन जो अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी, और जबकि मनसबदारी व्यवस्था जो मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता था और जिसे वकील कहा जाता था। बाबर और हुमायूं के समय में वजीर का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। ये साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। अकबर के काल में मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा। अकबर के प्रारंभिक काल में बैरम खान ने वकील के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। इसीलिए अकबर ने बैरम खां के पतन के बाद अपने शासन के 8वें वर्ष एक नया पद का सृजन किया, जिसे दीवान ए वजारात ए कुल की कहा जाता था, जिसे राजस्व एवं वित्तीय मामलों के प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया। धीरे धीरे अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान, मीर बख्शी तथा सद्र उस सुदूर में बांट दिया, और उसके बाद से यह पद केवल सम्मान का पद रह गया, जो शाहजहां के समय तक चलता रहा। अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्री थे: वकील, दीवान, मीर बख्शी और सद्र उस सुदूर। वकील के बारे में हमने बात कर ली, और अब बात करते हैं दीवान के बारे में। यह फारसी शब्द था। इसे वजीर भी कहा जाता था। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को बादशाह की ओर से देखता था। इस प्रकार वह खालिसा, जागीर और इनाम आदि जमीनों का केंद्रीय अधिकारी होता था। दीवान भी वकील की तरह शक्तिशाली न हो जाए, इसीलिए अकबर उसे स्थानांतरित करता था। यानी अगर वह एक स्थान पर रहेगा तो वहाँ स्थानीय लोगों के साथ उसके प्रति सहानुभूति बढ़ जाती है, और इस सहानुभूति को रोकने के लिए अकबर उसका स्थानांतरण करता रहता था, और इस प्रकार वह एक तरह से सम्राट और शेष अधिकारियों के बीच की कड़ी बन गया। अब बात करते हैं मीर बख्शी की, जो मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था, और इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना, सैनिकों के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़ों का प्रबंध रखना। इसके अतिरिक्त वह शाही महल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी वहन करता था। मीर बख्शी के द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। यानी सेना को अगर मासिक वेतन देना है तो मीर बख्शी के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता था। प्रांतों में वाक्यानवीश मीर बख्शी को सीधे सूचना देता था। नेक्स्ट जो पद है वही है वीर शामा, मीर ए सामा। अकबर ने अपने शासनकाल में इस विभाग की स्थापना की थी। मीर ए सामा घरेलू मामलों का प्रधान होता था। वह सम्राट के परिवार, महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मीर ए सामा के पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों के संगठन, उनके प्रबंध का स्वतंत्र प्रभार होता था। उसके अंतर्गत आने वाले अन्य अधिकारी थे दीवान, बयूतात, मुशरीफ, दरोगा, तहवीलदार आदि। औरंगजेब के शासनकाल में इसे खान ए सामा कहा जाने लगा। नेक्स्ट जो पद है वह है सद्र उस सुदूर का। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। उसका प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि एवं वजीफा प्रदान करना तथा इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था।
सद्र द्वारा जीविकोपार्जन हेतु दी जाने वाली नकदी को वजीफा तथा कर मुक्त भूमि को सयुरगल या मदद ए मास कहा जाता था। अब हम बात करते हैं अन्य जो उच्च अधिकारी थे उनके बारे में, जिनमें मुहतसिब सार्वजनिक आचार नियंत्रक होता था। प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना औरंगजेब के मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। इनका कार्य शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना तथा आम जनता को दुष्चरित्र से बचाना था, किंतु कभी कभी उसे माप तोल के पैमाने की देखभाल करना तथा वस्तुओं के मूल्य को निश्चित करने का भी उत्तरदायित्व दिया जाता था। औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तुड़वाने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं को दिया गया था, मुहतसिबों को। नेक्स्ट जो पद है वह है काजी उल कुजात का। काजी उल कुजात मुगल बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने राजधानी में एक मुख्य काजी, मुख्य न्यायाधीश और की नियुक्ति करता था, जो मुस्लिम कानूनों के अनुसार न्याय करता था। मुख्य काजी की सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो कानूनों की व्याख्या करते थे और उसी के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। मुगल कालीन जो महत्वपूर्ण उच्च अधिकारी थे उनमें है मीर ए आतिश, शाही तोपखाने का प्रधान, साहिब तौजीही, सैनिक लेखाधिकारी, दीवान एतन, वेतन और जागीरों से संबंधित अधिकारी, दरोगा ए डाक चौकी, गुप्तचर विभाग का अधिकारी, मीर ए अर्ज, यह बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। मीर ए बहर, यह जल सेना का प्रधान होता था, इसका कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना था। मीर ए तोजक, यह धर्म अनुष्ठान का अधिकारी होता था, इसका कार्य धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन करना होता था। मीर ए बर, यह वन विभाग का अधीक्षक होता था। नाजीर ए बयूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक था। वाक्यानवीस, समाचार लेखक होता था, जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। खुफिया नवीस, यह गुप्त पत्र लेखक होते थे, जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराते थे। परवानची, ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट की मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हरकारा, ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। बीती कच्ची, अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में दरबार की सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इसकी नियुक्ति की थी। मुशरीफ, यह राज्य द्वारा तैयार आय व्यय एवं लेखा जोखा की जांच करता था। मुस्तौफी, यह मुशरीफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था। नेक्स्ट वह है आमील। अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में गुजरात, बिहार, बंगाल को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले परगणों की मालगुजारी वसूलने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मुश्ती, यह बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। अब हम बात करते हैं मुगलों की भू राजस्व प्रणाली। मुगल साम्राज्य के राजस्व के 2 भागों में बांटा गया था, केंद्रीय या जिसे शाही भी कहा जाता था और प्रांतीय जिसे स्थानीय भी कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व के प्रधान साधन थे भूमि राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकारी, लूट एवं हर्जाना, उपहार, एकाधिकार और प्रत्येक मनुष्य पर लगने वाला कर, जबकि प्रांतों में राजस्व केंद्रीय सरकार की अनुमति से निर्धारित किया जाता था। आईन अकबरी के अनुसार भू राजस्व राजा द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। अकबर के समय में 1563 ईस्वी में एतमद खां के अधीन संपूर्ण साम्राज्य को 18 परगणों में विभाजित किया गया और प्रत्येक परगणों में एक करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। अकबर के समय 1582 ईस्वी में टोडरमल की नियुक्ति दीवान आला के रूप में हुई और कई प्रयोगों के बाद टोडरमल के द्वारा जब्ती या आईने दहशाला या जिसे दहशाला बंदोबस्त भी कहा जाता था उसे अपनाया गया और इस प्रणाली में कर की अदायगी नगद के रूप में करनी पड़ती थी। इस पद्धति में कर का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के उत्पादन के आधार पर होता था।
और इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भू राजस्व प्रणाली के बारे में डिटेल से। तब तक के लिए धन्यवाद।